अब आइए चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। एक बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरोअर स्कोप है बैलेंस ऑफ पेमेंट के मुकाबले में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ लार्जर पिक्चर। खुद बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट है, हिस्सा है, उसके करंट अकाउंट का पार्ट है। तो हम अब इसकी तफसीली जो है वो बहस में जाते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट असल में है क्या। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेमेंट्स और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड अदर नेशंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है सर वो ये है कि कोई भी मुल्क आपस में जो डील कर रहे हो उनकी तमाम की तमाम पेमेंट्स, जिस बात को मैं बार बार सर्कल कर रहा हूँ, जिस पे मैं अपना पॉइंटर घुमा रहा हूँ, वो बात कौन सी है? इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पेमेंट्स, तमाम की तमाम पेमेंट्स जो कि कैश पेमेंट हो रही हैं दो मुल्कों के दरमियान, ठीक है ना। अब चाहे उसमें हम फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या हम एक दूसरे को कर्जा दे रहे हैं, या हम अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर बेचते हैं और वो वहाँ से बाहर से डॉलर कमा के या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज कमा के हमें बेचते हैं, ठीक है ना। रियाल कमा रहे हैं, दिरहम कमा के हमें बेच रहे हैं, और बाहर के जो लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं वो यहाँ से पैसे कमा करके जो है वो बाहर लेकर जा रहे हैं डॉलर में, ठीक है, या अपने कंट्री की करेंसी में लेकर जाते हैं। तो ये फिर एक बड़ी पिक्चर में आएगा और वो पिक्चर कहलाती है, वो जो टर्मिनोलॉजी कहलाती है वो कहलाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यकीनन it shows a useful glimpse into the economic relationships between different countries around the world। जो दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनमें जो आपसी जो ताल्लुकात हैं, माशी ताल्लुकात, इसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर वो जो ट्रांजैक्शंस जो डेली बेसिस पर हमारी हो रही होती हैं उसका फ्लो शो हो रहा होता है, और एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर और सेमी एनुअल पीरियड उससे जो मुनाफा या नुकसान हमें होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट के बैलेंस को जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। अलावा इसके कैपिटल अकाउंट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन दोनों में जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं, जो भी बैलेंसेस कम या ज़्यादा हो रहे होते हैं, जो रिकॉर्ड रिमेनिंग बैलेंस का बच रहा होता है उसको हम बैलेंसिंग आइटम कहते हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे, मज़ीद इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट पर। करंट अकाउंट के अंदर जिस तरह मैंने आपको कहा कि जी बैलेंस ऑफ ट्रेड भी उसका पार्ट है। इट इंक्लूड्स एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स भी आ जाएंगे यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आती है, ठीक है ना, करंट अकाउंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड खुद भी पूरी की पूरी आ जाती है। और फिर जो बाहर मुल्क जो लोग काम कर रहे होते हैं वो जो हमें यहाँ पर डॉलर बेचते हैं या हमें कोई और करेंसी बेचते हैं, मिसाल के तौर पे रियाल बेचते हैं, दिनार बेचते हैं, दिरहम बेचते हैं, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होता है। और यहाँ से भी जितना पैसा बाहर निकल के जा रहा होता है वो सारा भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो दूसरे पॉइंट में बिल्कुल क्लियर कट बताया गया आपको कि इट रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ रिसीट्स फ्रॉम विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। तो हर वो शेयर, हर वो चीज़ जो नज़र आ रही है वो तो बिक ही रही है, साथ साथ में हर वो काम जो इनविजिबल है, जैसे मेरी सर्विसेज, अगर मैं बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिल रहे हैं तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे होंगे। और अगर यहाँ कोई काम कर रहा है और वो बाहर से किसी और मुल्क से बिलोंग करता है और उसको हमें पैसे देने पड़ते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो जिस तरह से हम कैपिटल अकाउंट में टी अकाउंट जो हम बनाते हैं अकाउंटिंग में और जो हम जनरल एंट्रीज करते हैं, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है करंट अकाउंट का। अगर हमें गेन हो रहा होगा, अगर हमारे लिए पैसा फेवरेबल होगा तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। और अगर विजिबल और इनविजिबल आइटम से दोनों से अगर हमें जो है वो पेमेंट करनी पड़ती होगी तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रही होगी, यानी नेगेटिव या माइनस वैल्यू है जो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रही होगी। इसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डेली बेसिस पे हमारे पास बाहर से किसी कारोबार से प्रॉफिट आ रहा होगा, शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड रिसीव कर रहे होंगे, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे होंगे बाहर मुल्क में किसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, तो वो सब की सब भी जो है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है हमारे पास, ठीक है जी। अब इससे आगे हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। द कैपिटल अकाउंट ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ कैपिटल गोइंग इन एंड आउट ऑफ द कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। मेजर उसका रोल जो है कैपिटल अकाउंट का वो यही है कि मुल्क में जो ड्रास्टिक चेंज इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं, यहाँ से सारा पैसा लोग उठा करके दुबई ले गए मिसाल के तौर पे,
तो एक वो बहुत बड़ा माइनस हो गया, बहुत बड़ा डेबिट हो गया हमारे कैपिटल अकाउंट से। हमारे मुल्क की बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बहुत बड़ा डेफिसिट हुआ होगा कि जब यहाँ से पैसा बाहर चला जाए, बांग्लादेश में चला जाए या दुबई चला जाए पाकिस्तान से पैसा निकल के। तो और इसी तरह से अगर बाहर से पैसा यहाँ आता है, चाइना से पैसा आया पाकिस्तान में, इन्वेस्ट हुआ, मिसाल के तौर पे $51.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुई चाइना से पाकिस्तान के अंदर, $200 बिलियन हो जाती है अगर चाहे कि ये, तो ये सारा का सारा जो गेन है, ये सारा का सारा जो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का हमारा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो दैट्स हाउ इट इज़ द ट्रैक ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैपिटल गोइंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। अब इसकी एक मैंने यहाँ पे मिसाल भी दी हुई है आपके लिए, कि मिसाल के तौर पर अगर एक अमेरिकन इंडिविजुअल है, वो पाकिस्तान आना चाह रहा है, उसको पाकिस्तान की बिजनेस का इन्वायरमेंट और पाकिस्तान की जो मार्केट है उसको वो अट्रैक्ट कर गई, वो यहाँ पर आ रहा है, तो होगा क्या, पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। अब जब वो चूंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये इट विल बी डेबिट फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ से पैसा डेबिट हो जाएगा। ज़ाहिर है कैपिटल का कम होना डेबिट होता है सर, विड्रॉल है ना, ड्राइंग है, ड्राइंग जब भी बढ़ती है डेबिट होती है। तो अमेरिका से तो विड्रॉल हो गया, ड्राइंग हो गई, तो वो डेबिट हो गई। और चूंकि पाकिस्तान के कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट सर जब भी बढ़ती है आपको पता है क्रेडिट होती है। तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा कि पाकिस्तान के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और अमेरिका के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो कीमती पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी पेमेंट फ्लोज हो रही होती हैं, ठीक है ना, वो चेंज ऑफ ओनरशिप, फाइनेंशियल एसेट्स के चेंज ऑफ ओनरशिप होते हैं, बिल्कुल जिस तरह से पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इट रिकॉर्ड्स द पेमेंट फ्लोज रिलेटेड टू द चेंज ऑफ ओनरशिप इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द फ्लोज इंक्लूड्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जैसे चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, जिस तरह से तुर्की की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। तो ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये सब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इससे ओनरशिप जो है वो पैसे की पाकिस्तान के पास आ गई मुख्तलिफ ममालिक से निकल करके, ठीक है ना। इसी तरह से पाकिस्तान जब कर्जा पे कर रहा होता है या कर्जा रिसीव कर रहा होता है, तो उसका भी ट्रैक कहीं ना कहीं शो हो रहा होता है, ठीक है। और अगर कर्जा पे कर रहा होगा तो ज़ाहिर है हमारे कैपिटल अकाउंट से माइनस हो रहा होगा, और अगर के जो है वो पैसा रिसीव कर रहा होगा तो हमारे कैपिटल अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि सर हमारे स्टॉक्स में, शेयर्स में, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है ना, और उससे बेनिफिट गेन किया जाए। डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी गई, ट्रेजरी नोट्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, ट्रेजरी कूपन्स में इन्वेस्टमेंट कर दी गई, तो दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अलावा इसके रिजर्व एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देना, बैंक्स में इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक है जी। इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना, पैसा डिपॉजिट कर देना। तो ये सब का सब चूंकि डॉलर का इनफ्लो लेकर आ रहा होता है, तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो दे आर बॉट एंड सोल्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक, इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, बैलेंसिंग आइटम है क्या। मिसाल के तौर पे हमारे कैपिटल अकाउंट में आज के दिन क्रेडिट बैलेंस आ रहा है $1500, ठीक है ना। टोटल जो हमने पैसा कमाया हुआ है $1500 मिलियन। $1500 मिलियन आज के दिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा है क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे बैलेंस शो हो रहा है $1200 मिलियन। तो जो फर्क बच रहा है हमारे पास वो है $300 मिलियन। ये जो $300 मिलियन बच रहा है ये है पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है ना, पॉजिटिव बैलेंस। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास मुनाफा जो है वो सरमाया करने से आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पास जो सरमाया है उसका बैलेंस जो है वो हमारे पास बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी अब आवाम को पेमेंट करने की पोजीशन है। हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि अब हम आवाम से कर्जा जो अगर कभी हमने माजी में लिया था, हमने इतना मुनाफा कमा लिया, इतना सरप्लस पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के, कि हम आवाम को पैसा वापस कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है PSDR, पब्लिक सेक्टर डेट रीपेमेंट, ठीक है ना। एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड इन केस ऑफ द सरप्लस इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 1500 अगर क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस आ रहा है और डेबिट बैलेंस जो है वो 1200 है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा होगा कैपिटल अकाउंट में। नॉर्मली जो कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे बच रहा होता है, और उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़बान में कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेट रीपेमेंट। आवाम से जितना पैसा लिया था वो आवाम को वापस किया जाएगा। सर वापस कैसे किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके,
ठीक है ना, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बना कर एग्रीकल्चर में हम स्पेशलाइज करते हैं, तो एग्रीकल्चरिस्ट को, किसानों को सब्सिडीज़ देकर, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज़ देकर इससे हम बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि वो 1500 रुपये कैपिटल के अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहे हुए या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहे हो, बढ़ा हुआ बैलेंस, ज़्यादा बैलेंस जो है वो नेगेटिव साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम हो गया। 1500 मिलियन डॉलर आज अगर हमारे पास डेबिट साइड पर है कैपिटल अकाउंट में और क्रेडिट साइड पर 1200 है, तो जो 300 मिलियन डॉलर हमारे पास बच रहा है, तो उसका मतलब क्या है, अब ये 300 मिलियन डॉलर नेगेटिव है, मेरा नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो ये जो मेरा डेबिट बैलेंस है, अब ये क्या है कि ये आवाम से मुझे पैसे लेने पड़ेंगे, आवाम से मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। इट इज़ नोन एज द ऑफिशियल रिसीट्स और द बोरोइंग, दैट इज पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट, एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड इन केस ऑफ द डेफिसिट इन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। जाहिर है जब बैलेंस बच रहा होगा क्रेडिट साइड पे, तो उसका मतलब यही है कि नेगेटिव है, ये पैसा हमें आवाम से लेना होगा। अच्छा, आवाम से हम पैसा कैसे लेते हैं? सेंट्रल बैंक जो है वो कागज़ के टुकड़े यानी बॉन्ड्स इशू करके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह के मुख्तलिफ होते हैं, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी कूपन्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये सब इशू करके मार्केट में अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट रिवॉर्ड्स, बॉन्ड के अगेंस्ट तो रिवॉर्ड आपको पता ही है कुरानदाजी होती, तो लकी ड्रॉ से जो है वो यू आर गेटिंग द पेमेंट, और बाकी सब प्रॉफिटेबल होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब मार्केट में इशू करके हम आवाम से पैसा जो है वो इंजेक्ट करवा लेते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में इन केस ऑफ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट।